ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके 15वें भाग को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें दो छोटे केस स्टडीज के माध्यम से महात्मा फूले इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि म्यूनिसिपैलिटी में ब्राह्मणों का वर्चस्व होने के कारण शूद्रों और अछूतों को किस कदर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। लगातार बरसों से म्यूनिसिपैलिटी को खत लिखने के बावजूद, एप्लीकेशन सबमिट करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। पहला केस पे लेते हैं जूनागंज बस्ती का, जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व होने के कारण ब्राह्मण जो है वो अपने जाति बंधुओं की टंकी तो फुल कर देते हैं, जिससे शूद्रों के लिए पानी की किल्लत हो जाया करती है। यहाँ तक कि राहगीरों को भी पानी मुहैया नहीं हो पाता है। दूसरा केस वे डिस्कस करते हैं मीठगंज का, जिसमें वे लिखते हैं कि अकाल की स्थिति में यहाँ पर प्यासे मरने की नौबत आ गई। तब प्यास से तड़पकर मीठगंज के महार मातंगों ने काले हौद को छूकर वहां से पानी ले लिया। तब कहीं जाकर म्यूनिसिपैलिटी की नींद टूटी और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि किस तरीके से सभी मराठी अखबार जो हैं वो ब्राह्मणों द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं और उसमें अपने जाति बंधुओं के कुकर्मों के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता है। यहाँ तक कि अंग्रेज जब इनका ट्रांसलेशन करने के लिए कहते हैं तो भी वो ट्रांसलेशन ब्राह्मणों से ही करवाया जाता है और अपने मन मुताबिक ब्राह्मण जो हैं उल्टे सीधे शब्दों के साथ हेर फेर करके ट्रांसलेशन कर दिया करते हैं। अंत में वे जिक्र करते हैं कि किस तरीके से जो है दक्षिणा प्राइज कमेटी जो थी उसने उन्होंने अपना एक नाटक भेजा था, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। और अछूतों के स्कूलों के लिए किस तरीके से ब्राह्मणों ने पहले तो सहयोग किया और उसके बाद में उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। 1857 के विद्रोह के बाद किस तरीके से अंग्रेजों के साथ भी उनके रिश्तों में दरार पड़ गई। इन सब चीजों का जिक्र जो है हमने पिछले एपिसोड में कर लिया था। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और 15वें भाग के अंतिम भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। ढूंढीराव तात ब्राह्मण पाणे विद्रोह के कारण उन यूरोपीय लोगों ने हम जैसे निरपराधियों को भी शक के घेरे में ला दिया। ये उनकी उदारवादी दृष्टि और उनकी बुद्धिमानी के पक्ष में नहीं था। इसी प्रकार हमें ब्राह्मणों की विधवा नारियों के गर्भपात आदि जघन्य अपराधी कृत्य नहीं करना चाहिए। उन ब्राह्मण विधवा गर्भधारिणी नारियों को गुप्त रूप से प्रसव होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने घर में ही पूरी व्यवस्था की है और उस काम के लिए हमने अपनी सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी। उस काम में नाम मात्र के लिए भी ब्राह्मण सदस्यों से कुछ न लेते हुए ये कार्य हमने अपने स्वयं के खर्चे से चलाया है। ज्योतिराव अपनी सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि जिधर दम उधर हम। अछूतों को छूने का अधिकार नहीं होने के कारण उनके सभी काम धंधे करने के दरवाजे बंद हो गए हैं। मतलब सरकार बहुत सारे काम जो है या कारखाने जो है वो स्थापित कर रही है, लेकिन वहां पर भी अछूतों की भर्ती करने में वो हिचकिचा रही है, क्योंकि कारखानों के मालिक जो हैं वो सभी रसूखदार हैं, ब्राह्मण हैं या उनके नियर एंड डियर वंस हैं। और उसी की वजह से उनके सामने अपने पेट की आग बुझाने के लिए चोरी डकैती आदि अवैध कामों को करने की नौबत आ गई है। लेकिन उन्हीं चोरी डकैती आदि जैसे आपराधिक काम नहीं करने चाहिए। इसीलिए हमारी सरकार ने उनको नजदीक के पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया है। ये बहुत अच्छा किया है। लेकिन ब्राह्मणों की अनाथ निराधार विधवा स्त्रियों को दूसरा विवाह करने की मनाही होने की वजह से उन ब्राह्मण विधवा स्त्रियों को व्यभिचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गर्भपात और भ्रूण हत्या भी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब लगता है उस समय तक विधवा पुनर्विवाह का कानून शायद नहीं बना होगा, या बनने के बावजूद भी सरकार उसको सख्ती से लागू नहीं करवा पा रही होगी। तो ये सब कुछ आप नेट के ऊपर चेक कर लीजिएगा कि कब बना था इसके ऊपर कानून। और यहाँ पर महात्मा फूले काफी अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं कि औरतें जो बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो जाया करती होंगी या बच्चियों में ही विधवा हो जाया करती होंगी, जवान होने पर उनके मन में भी उमंगे उठती होंगी। दूसरों को हंसते बोलते देखकर, दूसरी सुहागनों को खासतौर से हंसते बोलते देखकर उनके भी मन में उमंगे आती होंगी।
सामाजिक रूढ़ियां और बंधन होने के कारण कुछ तो उस उमंग को दबा जाती होंगी और जो नहीं दबा पाती होंगी वो व्यभिचार करने के लिए मजबूर हो जाया करती होंगी। और ऐसे में जब गर्भ ठहरता होगा तो गर्भपात और भ्रूण हत्या जैसे अपराध उनसे हो जाया करते होंगे। ये सब हमारी न्यायी सरकार अपनी खुली आंखों से देखती रहती है, फिर भी अछूत रक्षक जाति मांग मांग कर जासूसी का पुराना काम करने वाली राओशी जाति के लोगों को उनके लिए नहीं लगाया जाता है। क्या ये अन्याय नहीं है? हमारी सरकार को गर्भपात और भ्रूण हत्या करने वाली ब्राह्मण विधवा स्त्रियों की अपेक्षा चोरी डकैती करने वाले मांग महार लोग ज्यादा दोषी दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये समझदार होते हुए जानते बूझते ये व्यभिचार करती हैं और अपने बच्चों की हत्या करती हैं, ये ज्यादा अपराधी नहीं है, बजाय पेट की आग से मजबूर होकर चोरी डकैती करने वाले अपराधियों से। दूसरा ये कि ब्राह्मणों की काम कम और बकवास ज्यादा रहती है। अरे जो लोग समझदार होकर अपनी छोटी विधवा बहन का मुंडन कराने वाले नाई के हाथ से उस तरह छीनने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सके, ऐसे बुज़दिल लोगों को ऐसे काम में सदस्य बनाकर क्या लाभ होगा? ढूंढीराव, तात कोई बात नहीं, लेकिन आपने पहले कहा था कि सभी सरकारी शिक्षा विभागों में कुछ अव्यवस्था फैली हुई है, उसका क्या मतलब है? ज्योतिराव, इस सरकारी शिक्षा आदि विभागों में जो हर तरह की अव्यवस्था है उसके बारे में यदि लिखा जाए तो उसकी एक अलग से ही किताब बन जाएगी। इसलिए सिर्फ एक दो बातें उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। पहली बात यह है कि शूद्र और अछूतों के बच्चों के स्कूलों के लिए शिक्षक तैयार करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको इस काम में पूरी अनास्था है। मतलब ब्राह्मणों को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि अछूतों और शूद्रों के बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे लेकर आने के लिए। पिछले एपिसोड में हम ये सब कुछ जिक्र कर चुके हैं। ढूंढीराव, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार ने सभी जातियों के बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षक विद इन ब्रैकेट पंडित तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया है। सरकार के मन में कोई भेदभाव की भावना नहीं है। ज्योतिराव, यदि तुम ऐसा कहते हो तो यह बताओ कि आज तक उन प्रशिक्षित शिक्षकों ने विद इन ब्रैकेट पंडित ने अछूतों के कितने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया है? अब तुम नीचे क्यों देख रहे हो, इसका मुझे जवाब दो। ढूंढीराव, सभी ब्राह्मण शिक्षक कहते हैं कि अछूतों के बच्चों को स्कूल में दाखिल करते ही भारत में बड़ी अव्यवस्था पैदा हो जाएगी, बड़ा असंतोष पैदा हो जाएगा, हो हल्ला होगा, इसीलिए सरकार घबराती है। ज्योतिराव, जब सरकार अपनी फौज में सभी जाति के लोगों की भर्ती करती है तो फिर भारत के लोग हल्ला क्यों नहीं करते हैं? यह सब सरकार की लापरवाही और टाल मटोल नीति है। लोगों को फौज में भर्ती करने का काम सरकार स्वयं कर लेती है, और जबकि शिक्षक प्रशिक्षित करने का काम किसी ऐसे को सौंप देती है जिसे उसकी कुछ भी जानकारी नहीं होती। यदि उसको जानकारी होती तो उसे सबसे पहले अछूतों के बच्चों को शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार से आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार उन स्कूलों के लिए केवल ब्राह्मणों के बच्चों की ही इतनी फालतू भर्ती न की होती। ढूंढीराव, तो फिर सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? ज्योतिराव, इसका एक ही उपाय है, सरकार मेहरबानी कर इस काम को सभी यूरोपियन कलेक्टरों को सौंप दे, तभी शिक्षा के प्रचार का कार्य सफल होगा। ये हम पहले भी एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि महात्मा फूले लगातार जिक्र करते हैं कि यूरोपियन कलेक्टरों के हाथ में जो है शिक्षा के काम को सौंप देना चाहिए और उनकी देखरेख में ही सभी जाति के होनहार बालकों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था और स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी शिक्षा के प्रचार का कार्य सफल होगा, वरना नहीं। इन्हीं लोगों का शूद्र और अछूतों से गहरा संबंध होने की वजह से ब्राह्मण कर्मचारियों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, वर्ण व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब हिंदू फोल्ड के अंदर है। इस चीज पर सरकार को भरोसा नहीं करना चाहिए और सभी काम अपने हाथ में लेने चाहिए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने पढ़ लिया था कि ब्राह्मण जो लेख लिखते हैं
उसी में सरकार को ऐसे इंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं कि जैसे अछूतों और शूद्रों की समस्याएं भी जो है वो ब्राह्मणों की समस्याओं के साथ अटैच है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। वही बात शिक्षा पर भी लागू होती है। उन्हें हर गांव में जाकर यहां समझाना चाहिए कि ब्राह्मण कुलकर्णियों के अलावा गांव के सभी बुजुर्ग बाल बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के क्या लाभ होते हैं। इससे गांव के लोग होशियार बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए बहुत खुशी से कलेक्टर साहब के पास भेज देंगे। इस तरह यूरोपियन कलेक्टरों के कहने से शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम कितना सफल होगा। ऐसे समझदार कर्मचारियों से न सफल हुआ है और न होगा। इस संबंध में एक कहावत है कि जेनो काम तेनो थाए, बीजा करे तो गोता खाए, यानी कि जिसका काम उसी को साचे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। इससे अब तुम ही सोचो कि शूद्र और अछूत जाति के पढ़े लिखे लोगों की आज कितनी जरूरत है, क्योंकि जब उस जाति के लोग पढ़ लिख कर तैयार होंगे तब उनका अपनी जाति का गौरव होगा और वे लोग अपनी जाति के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। मतलब ये जो मैरिट का घमंड है ना ब्राह्मणों का, ये टूट जाएगा और पढ़ने लिखने या शिक्षा के ऊपर उनका जो एकाधिकार है उसका वर्चस्व भी टूट जाएगा। जाति के गौरव की बात कर रहे हैं और यही कास्ट प्राइड की बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन में, उनके भाषणों में कई बार दिखाई और सुनाई देती है। वे लोग अपनी जाति के बच्चों को हाथ में डंडा लेकर जानवरों को हाँकते हुए उनके भागने से पहले शिक्षा के प्रति उनके मन में इतना प्रेम पैदा करेंगे कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब बच्चों को बारी बारी से खेत पर जानवरों को संभालने के लिए रखेंगे और बाकी सभी लड़कों को गिल्ली डंडा खेलने से रोकेंगे। मतलब सुबह सुबह उठते ही जो शूद्रों के बालक हैं, वो जो खासतौर से गरणियां हैं, वो पशुओं को चराने के लिए चारागाह की तरफ निकल जाते हैं। उनके चारागाह की तरफ निकल जाने से पहले ही बुजुर्ग जो है उनको स्कूल के लिए तैयार करना शुरू कर देंगे। उनको अध्यापक के पास बैठाकर पढ़ना लिखना सीखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। दुनिया में सबसे प्रगतिशील देश अमेरिका में आधे से ज्यादा लोगों ने अपने ही देश के बंधुओं के विरोध में 3 साल तक जंग करने के बाद अश्वेत नीग्रो गुलामी से मुक्त हुए। मतलब ये हम लगातार लेखन में जिक्र कर रहे हैं महात्मा फूले के। वे बार बार नीग्रो लोगों की गुलामी से मुक्त होने की बात करते हैं कि नीग्रो को गुलामी से मुक्त करने के लिए अमेरिका के ही श्वेत लोगों ने अपने ही श्वेत बंधुओं के खिलाफ आंदोलन किया था। और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई आंदोलन ब्राह्मण जो है वो अपने जाति बंधुओं के खिलाफ नहीं करते हैं। तब से ऐसे चतुर ब्राह्मण स्कूलों में अछूतों को सही शिक्षा देकर उनको अपनी गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा कैसे दे सकेंगे। पहले भी हमने जिक्र किया है कि किस तरीके से इन लोगों ने नया सिलेबस तैयार किया और बहुत सारी जो यूजफुल बातें थी वो सिलेबस से कट डाउन कर दी, जैसा कि आज भी हो रहा है। जिस एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तनख्वाह में 6 शूद्र या 9 अछूत प्रोफेसर कम तनख्वाह वाले मिल जाने पर भी सरकार इसके लिए ब्राह्मणों के ही पीछे पड़ी है और अपने अज्ञानी शूद्र भाइयों की कमाई का रुपया इस तरह बेहिसाब क्यों खर्च कर रही है। इसलिए यदि हमने अपने सरकार को नहीं जताया तो इस अनर्थ का सारा दोष हमारे माथे पर लगेगा। इसी तरह चौधरी की हवेली में जो भोजनालय चलता है उसमें अछूतों के कितने बच्चे काम करते हैं, इस संबंध में कुछ बताइए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सरकार को चेताने का काम जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग का होता है और जाति का विनाश में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इन्हीं सब बातों का जिक्र किया है कि बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो अपने समय से कई दशक आगे की सोच रखता है। आम लोग जो है उतना आगे तक नहीं सोच सकते जितना एक बुद्धिजीवी वर्ग सोच लेता है। इसलिए आम जनता को जो है वो अपने बुद्धिजीवी वर्ग को सोच समझकर फॉलो करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, सुनना चाहिए उन्हें। ढूंढीराव, अजी जहां तक शूद्रों के बच्चों को ही कोई देखने संभालने वाला नहीं है, वहां अछूतों के बच्चों की तो बात ही दूर है।
ज्योतिराव, ऐसा क्यों? तुम ही कहते हो ना कि सरकार भेदभाव नहीं करती है, तो उस भोजनालय में ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इस भोजनालय में ही नहीं, दशकों बाद भी, आज भी ऐसा ही होता है। आपको याद होगा सुनीता देवी का, जो भोजन माता थी, उनका जो हुआ था कांड। 5वीं क्लास के बच्चे ने उनके हाथ का छुआ हुआ खाना खाने से मना कर दिया था। इसके ऊपर अम्बेडकर नामा पर बाकायदा उनका इंटरव्यू भी हम लोगों ने किया था और आप लोगों के सहयोग से उनके बैंक खाते में पैसे भी जमा हो पाए थे। ढूंढीराव, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां सभी ब्राह्मण कर्मचारी हैं। आपने ही मुझे एक दिन प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया था। वह ये था कि ब्राह्मण पहले आपके पास नौकरी करता था, वह अछूतों के स्कूल में किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं मानता था और स्कूल के सभी छात्रों को अच्छी तरह पढ़ना लिखना सिखाता था। लेकिन वही ब्राह्मण जब रसोइया बना तब वह इतना छुआछूत मानता था कि वह एक गरीब सुनार को चौराहे पर खींच कर ले गया था, क्योंकि उस सुनार ने गर्मी के दिन में उस स्कूल के हौज से पानी निकालकर पी लिया था और अपनी प्यास बुझाई थी। ज्योतिराव, अरे, जिन ब्राह्मणों द्वारा रचे गए गीतों को आज भी सभी नए समाजों में गाने की होड़ मची हुई है और उन्होंने अब तक अपने स्वार्थी धर्म के पत्थरों के भगवानों को पूजना नहीं छोड़ा है, वही ब्राह्मण अपने घर की टंकी को शूद्रों के छूने से बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी और अंत में काशी चला गया और वहां जाकर वहीं पर स्थायी होने की बात कर रहा है। हमारी निष्पक्ष म्यूनिसिपैलिटी में ब्राह्मण सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा होने की वजह से उन्होंने उस टंकी के पास बनाए घेरे को वैसे ही बने रहने दिया है, लेकिन उन्होंने बिना सोचे ही शुक्रवारी के दर्जी की टंकी के घेरे को झटपट गिरा दिया। तो ये लोग किस तरह सिस्टम में रहकर काम करते हैं। एक ब्राह्मण ने अपनी हौद के आसपास, वो वहां रह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो यही चाहता है कि कोई और पानी को न छुए। इसलिए म्यूनिसिपैलिटी में जो ब्राह्मण है उन्होंने उसकी हौद के आसपास के घेरे को नहीं तोड़ा, जबकि दर्जी ने अपने पानी को बचाने के लिए दूसरे लोगों से, जो उसके हिस्से का पानी है और उस पर अधिकार है उस दर्जी का, एक हौद के आसपास जो दीवार खड़ी करी उसे बिना सोचे समझे ही इन म्यूनिसिपैलिटी के ब्राह्मणों ने गिरवा दिया। वहां ब्राह्मणों ने सिर्फ अपने उपयोग के लिए टंकी की निकासी के पास एक छोटी चोर टंकी बना दी और उसका पानी अपने स्नान के लिए, अपने पापों को धोने के लिए मनमाना बर्बाद कर लेते हैं। भला ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर यदि इस तरह की चतुराई और पाखंडी हरकतें न करें तो फिर उस जाति की कीमत ही क्या हुई। व्यंग्य कर रहे हैं कि उस बेचारे दर्जी के ना सिर्फ हौद के आसपास की दीवार गिराई, बल्कि एक अलग से पाइप लेकर उसकी हौद में जो पानी जाता था उससे पहले ही एक छोटी टंकी स्थापित कर ली। इस तरह पानी की चोरी भी ये लोग करते हैं। यदि इस तरह की चोरी चकारी से ये बाज आ जाएं, तो फिर वो ब्राह्मण किस काम के। ऐसा महात्मा फूले कह रहे हैं, मैं नहीं। हालांकि आज जमाना काफी बदल गया है। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अम्बेडकर नामा को आप सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे आगे दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी। जय भीम, धन्यवाद।